हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची के शर्वानी आपको पढ़ा रही थी कक्षा 11वीं बायोलॉजी में लेसन 8 है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कोशिका और कोशिका के अंगों के बारे में, उनके डिटेल्स। आइए कुछ कोशिका में उपस्थित कुछ सूक्ष्मकाएं या फिर माइक्रोब बॉडीज जिसको बोलते हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं आज। जंतु और पादप कोशिकाओं में सूक्ष्म आकृति के बहुत सारे, जैसे देखो आपको बहुत सारे हम लोग कोशिकांग पढ़े, जैसे कि तारककाय पढ़े, लाइसोसोम पढ़े है ना, रिक्तिका पढ़ा हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ा, बहुत सारे कोशिकांग पढ़े। उसी के जैसे इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन्स होते हैं, माइक्रोबॉड जिनको क्या बोला जाता है, माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। इन सूक्ष्म का ये कहाँ पर होते हैं? कुछ इनमें ये जो मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, अब मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं आधार द्रव्य, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, उसमें फैले हुए रूप से पाया जाता है। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका गाल्गी बॉडी प्लाज्मा झिल्ली के आशय के रूप में अलग से निर्मित होते हैं। लाइसोसोम वे स्फीरोसोम, पराक्सीसोम, ग्लाइसोसोम, लोमासोम्स, ट्रांसोसोम्स आदि प्रमुख सूक्ष्मकाएं होते हैं। कुछ अलग अलग सूक्ष्मकाएं जिनका नाम क्या है, लाइसोसोम्स है ना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम के अतिरिक्त क्या है, स्फीरोसोम्स है, पराक्सीसोम्स है, ग्लाइसोसोम्स है, ट्रांसोसोम्स है, लोमासोम्स है और बहुत सारी और सूक्ष्मकाएं इसमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है, पराक्सीसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस इसमें क्या पाया जाता है, पराक्सीसोम पाया जाता है इसके बाहर में। ठीक, पराक्सीसोम की अगर परसंरचना देखेंगे तो इस प्रकार का पाया जाता है। कहाँ पे? मैट्रिक्स में पराक्सीसोम पाया जाता है। क्लियर? पराक्सीसोम होता क्या है? इसको टाल्बर्ट एवं उनके सहयोगियों द्वारा खोजा गया था। पराक्सीसोम क्या होता है? विशिष्ट प्रकार का सूक्ष्मकाय होता है जो थैलीनुमा संरचना, देखो यहाँ पे दिखाया ना थैलीनुमा संरचना, ये थैलीनुमा संरचना में दिखाई देता है। ओके, तो थैलीनुमा संरचना में ये 0.3 से 1.5 μm वाला व्यास वाला लगभग गोलाकार या अंडाकार रचना के रूप में कोशिका द्रव्य में फैला हुआ पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, यूरोकॉन्स भी कहते हैं इसको, यूरोकॉन्स भी कहते हैं। इसको चूहे की किडनी की कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सबसे पहले अध्ययन किया गया था। किसमें? चूहे की किडनी के कोशिकाओं में। जब यकृत कोशिकाओं का कोशिका प्रभाजन किया जाता है, जब किडनी की कोशिकाओं में जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है तो ये समूह में परिलक्षित होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पराक्सीसोम्स। इन कणों को डी डुवे एवं उनके सहयोगियों ने पृथक किया था, डी डुवे एवं सहयोगियों के द्वारा पृथक किया था। पराक्सीसोम्स में परऑक्सीडेज, कैटेलेज, डीएमिनो ऑक्सीडेज एवं यूरिटेज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। ये एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से संबंधित होता है। ठीक है, अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो ये कहता होता है अंडाकार होता है, कणिका युक्त होता है। ठीक है, ये एक हरी झिल्ली मतलब सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसमें महीन कणिकाएं पदार्थ होती है जो केंद्रक में सघन होकर क्या करती है, एक ठोस संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको देखेंगे तो किसमें पाया जाता है, तो चूहे की किडनी में जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो उसमें इसका व्यास क्या होता है, लगभग 0.7 से 0.6 से 0.7 μm तक। और प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या कितनी होती है, अगर एक कोशिका में बात करेंगे तो परऑक्सीसोम की संख्या होती है लगभग 70 से 100 के बीच की, जबकि कई सारे जो होते हैं उनमें केवल 15 से 20 होती है। कई कोशिकाएं जो होती है उनमें कितने होती है, 15 से 20 तक होती है। यह सभी प्रकाश संश्लेषी उच्च पौधों कोशिकाओं तथा जंतुओं की लिपिड उपापचय से संबंधित कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर अगर इनका कार्य देखेंगे तो ये क्या करता है, विऑक्सीकरण का कार्य करता है। इसमें उपस्थित एंजाइम जो होते हैं वसी अम्लों को ऑक्सीकृत करके एसिटाइल को एंजाइम बनाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। इसमें मुख्यतः H2O2 के उपापचय से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? H2O2 से संबंधित एंजाइम्स। इसका कैटेलेज एंजाइम इसमें बनने वाले हाइड्रोजन परऑक्साइड को नष्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, कैटेलेज एंजाइम बनता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को नष्ट कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है एक पॉइजनस पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, जिससे ये क्या करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। फिर है दूसरा कोशिकांग आपका स्फीरोसोम्स। ये क्या होता है, ये कला युक्त मतलब इसमें भी मेम्ब्रेन होता है, गोल होता है, सूक्ष्म पुट्टिकाओं वेसिकल्स के रूप में होते हैं, इस प्रकार की होता है। ठीक है, इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, एस्टेरेज, प्रोटीएज तथा हाइड्रोलेज नामक एंजाइम होता है। अगर इसका खोज देखेंगे तो पर्नर ने किया था, इसको लाइसोसोम की तरह ही लेते हैं। ये क्या करता है, स्वयं की कोशिकाओं का भक्षण कर देता है। लेकिन अगर इसका 98% भाग देखेंगे तो वसा तथा प्रोटीन का बना होता है।
इसका वसीय लक्षण जो होता है लाइसोसोम से पृथक करता है। इनका निर्माण जो होता है अंतःप्रद्रवी जालिका में मुकुलन बडिंग के माध्यम से होता है। ये सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसको सुडान से अभिरंजक करते हैं तथा ऑस्मियम टेट्राक्साइड से अभिरंजित किया जाता है। स्पिरोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का संश्लेषण करना और संग्रहण तथा स्थानांतरण का कार्य करना। ठीक है, यह है स्पिरोसोम्स। कैसा दिखाई देता है? गोला वेसिकल्स होता है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का संश्लेषण करना। फिर है नेक्स्ट आपका सूक्ष्म कोशिकांग ग्लाइओक्सोसोम। ये क्या होता है? स्पिरोसोम से समानता प्रदर्शित करता है, स्पिरोसोम्स के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन क्रियाशीलता में भिन्न होता है। मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने का जो टेक्निक होता है वो स्पिरोसोम से भिन्न होता है। यह वसा युक्त बीजों में अंकुरण के समय उनकी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो वसा युक्त बीज होते हैं उनमें जब अंकुरण होता है तब ये उसमें दिखाई देता है। इसका भी उत्पत्ति कहाँ से होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका में मुकुलन से होता है। वसीय बीज के अतिरिक्त ये कुछ प्रोटोजोआ जंतु में भी पाए जाते हैं। ये कैसा दिखाई देता है? इस प्रकार का दिखाई देता है, अरंड के बीज में होता है। ग्लाइओक्सिलेट चक्र के दो विशिष्ट एंजाइम आइसोसाइट्रोडेज एवं मेलेट सिंथेटेज एवं कुछ अन्य संबंधित एंजाइम भी जो होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं। वसा का कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, वसा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें परिवर्तन कर ग्लाइओक्सिसोम में होने वाले ग्लाइओक्सिलेट चक्र के द्वारा होता है। ये जो चक्र होता है क्रेब्स चक्र का ही रूपांतरण होता है। किसका? जो ग्लाइओक्सिलेट चक्र होता है वो कैसा होता है? जो क्रेब्स चक्र होता है उसका ही रूपांतरित मॉडिफाइड रूप होता है, जिसमें वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। क्या करता है? जो वसा होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं और अंकुरण के बाद नई पत्ती के बनने के पश्चात कोशिकाओं में ग्लाइओक्सिसोम अनुपस्थित हो जाते हैं। अन्य सूक्ष्मकांग है आपके लोमासोम्स। ये क्या होता है? को जो जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली की अतिवृद्धता तथा अंतर्वलन के कारण बनता है। ये जब प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब अंतर्वलन होता है तब क्या बनता है? लोमासोम्स बनता है। इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज को छोड़कर अन्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका संश्लेषण करता है। यह नई कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेता है। जब नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तब यह उसमें भाग लेता है। कौन? लोमासोम्स। जीवाणुओं में यह श्वसन अंग की तरह कार्य करता है तथा साथ ही सेप्टम में मदद करता है। पक्षियों के अंडाशयी पुट्टिकाओं में जो पक्षी होते हैं उसका जो अंडाशयी पुट्टिका होता है उसमें ट्रांसोसोम नामक सूक्ष्मकांग पाए जाते हैं, सूक्ष्मांग पाए जाते हैं। क्या? ट्रांसोसोम। इसकी खोज प्रेस नामक वैज्ञानिक ने की थी। संभवतः यह अंडा में योग के निर्माण से संबंधित होता है। कौन? जो है आपका ट्रांसोसोम जो होता है वो योग के निर्माण में सहायक होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म नलिका बोलते हैं जिसको। इसको किसने खोजा था? डी रॉबर्ट्स एवं फ्रेंची नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। जिसको कहाँ देखा था? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य जो खोखला होता है उसमें छोटा छोटा बेलनाकार रचनाएं होती हैं। इस प्रकार की अनिश्चित रचनाएं, गोलाकार रचनाएं होती हैं, अलग अलग साइज की रचनाएं होती हैं, अलग अलग व्यास वाली रचनाएं होती हैं। ये तंतुओं के भी बने होते हैं, गोलाकार होते हैं, ट्यूबलिन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के अणु होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका जो होता है 13 पतले तथा लगभग 45 एंगस्ट्रॉम वाले तंतुओं की बनी होती है। इसमें क्या होता है? अणु श्रृंखला जो होता है व्यवस्थित रहता है। ये क्या करता है? सूक्ष्म नलिका जो ट्यूबल्स अणु होते हैं उसमें परिवर्तनशीलता की क्षमता होती है। परिवर्तन हो सकता है उसमें, स्वयं से परिवर्तित कर लेते हैं। वो अलग अलग होकर नलिकाकार रूप बना लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं? विभिन्न कार्यों में सहयोग से व्यवस्थित होकर नलिका का स्वरूप पुनः एंजाइमों से निर्मित कर देते हैं। इस प्रकार का दिखाई देता है माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के ट्यूबल्स होते हैं, बीटा ट्यूब्यूल्स होंगे, अल्फा ट्यूब्यूल्स होंगे। फिर है इसका कार्य देखते हैं। ये कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करती है। ये क्या करती है? यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, भले ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन हाँ करती है। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करती है। कोशिका जब विभाजन होता है तो उसमें जब इस प्रकार का जो रेशा वाला बनता है ना, स्पिंडल जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण करती कोशिका के कोशिकांगों को अपने स्थान पर बनाए रखती है। जो कोशिका का कोशिकांग है वो अगर ये कोशिका है और उसमें जो कोशिकांग है अगर उनके बीच में ये प्रेजेंट है तो ये क्या करती है? उनको हिलने डुलने नहीं देते, उनको इनके स्थान पर बनाए रखती है। कोशिका के अंदर कोशिकांगों की गति में तथा अंतः परिवर्तन में सहायता करती है। ये क्या करता है? इसमें परिवर्तन होने का क्षमता रहता है। जिस कोशिकांग को गति करना है उसको ये क्या करता है? गति करने में हेल्प करता है। ये कोशिका चक्रण में सहायता करती है। ये कोशिकाओं के स्तर को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। अब देखते हैं सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट।
फिलामेंट। ये क्या होता है, इसका खोज पैलेवीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। सूक्ष्म तंतु भी कला रहित लंबे बेलनाकार लगभग 60 से 100 एंगस्ट्रॉम वाला छड़ होता है। कितना? 60 से 100 एंगस्ट्रॉम वाला। ये अनियमित रूप से कोशिका द्रव्य में वितरित होकर उसे बांधे रखता है। ये क्या करता है, कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें क्या करता है, अनियमित रूप से कोशिका द्रव्य में रहता है और अनियमित रूप से वितरित होता है। ये कुंचनशील होते हैं क्योंकि ये कुंचनशील होते हैं क्योंकि ये एक्टिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक्टिन नामक प्रोटीन के। एक्टिन के साथ साथ मायोसिन तथा प्रोटीन तंतु भी सूक्ष्म तंतु के घटक होते हैं। सूक्ष्म तंतु अनियमित रूप से एक दूसरे से जुड़कर जाल बनाते हैं। जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अनियमित रूप से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं। इसी जाल में उलझकर कोशिका में जो सभी रचनाएं होती हैं वो सब अपने अपने जगह पर स्थित होती हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली के भी संपर्क में रहता है। कोशिकीय वातावरण में परिवर्तित होने पर जाल का भी रूपांतरण होता रहता है तथा उनके अनुसार कोशिकांगों की स्थिति भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। अगर इनके कार्य देखेंगे तो कोशिका एवं पेशियों के कार्यों में संकुचन और स्थितिलन की क्रिया करती है। कोशिका को कोशिकीय गति प्रदान करती है। ये कोशिका द्रव्य चक्रण के लिए भी जिम्मेदार है। सूक्ष्म नलिकाओं के साथ साथ सूक्ष्म तंतु जो होते हैं वो कोशिकीय कंकाल की तरह भी कार्य करते हैं। अब देखते हैं सिलिया और कसाबिका। सिलिया और कसाबिका की संरचना क्या होती है? ये दोनों रचना कोशिका द्रव्य में स्थित सेंट्रियोल के समान होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, आधारी इकाई या कण कहते हैं। सिलिया एक साथ गति करते हैं जबकि कसाबिका स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। देखो ये क्या होता है, इस प्रकार का अगर कोशिका है तो इसमें सिलिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक साथ गति करते हैं ना, एक साथ इसका प्रचलन होता है। लेकिन जो कसाबिका होता है जस्ट लाइक ये क्या करता है, स्वतंत्र गति करता है। अगर इनके भिन्नता वाले लक्षण को छोड़ देते हैं, इनके सूक्ष्म आंतरिक संरचना में समानता पाई जाती है। अगर इनका आंतरिक संरचना देखेंगे, इनके कार्यों को छोड़कर, इनके लक्षणों को छोड़कर, तो इनमें समानता पाई जाती है। सिलिया तथा कसाबिका जो होते हैं वो आंतरिक दृष्टि में 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वृंत या सॉफ्ट या सिलियम या एक्सिम। पहला को क्या बोलेंगे, वृंत, सॉफ्ट या फिर सिलियम। दूसरा को बोलेंगे आधार पट्टी का बेसल प्लेट, फिर बोलेंगे बेसल बॉडी आधार का है, फिर है रूटलेट, मूलिका। ये सिलियम की संरचना। सिलियम की संरचना क्या होती है, इसमें देखो अलग अलग, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सिलियम देखेंगे तो इसमें बेस प्लेट भी होता है। देखो ये बेस प्लेट पाया जाता है, बेसल बॉडी होता है, रूटलेट होता है, ये रूट के नीचे जो लगा रहता है रूटलेट होता है, और ये होता है वृंत, ठीक है। सिलिया जो होते हैं वो 11 सूक्ष्म फाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूबल्स का बना होता है। इनमें 9 परिधि पर तथा 2 केंद्र पर होते हैं। इसको 9+2 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 9+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसा बना होता है, 11 सूक्ष्म फाइब्रिल से मिलकर बना होता है, जिसमें से 9 क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, 9 जो होते हैं वो परिधि पर होते हैं, और जो दो होते हैं वो कहाँ होते हैं, केंद्र पर होते हैं। प्रत्येक परिधस्थ फाइब्रिल से सटी हुई नलिकाओं से बनती है। ये सब फाइब्रिल ए और सब फाइब्रिल बी कहलाती है। क्या कहलाती है, सब फाइब्रिल ए और सब फाइब्रिल बी। इसलिए इन फाइब्रिलों को प्रत्येक को डबलेट कहते हैं। इन फाइब्रिलों को क्या कहते हैं, डबलेट कहते हैं। सब फाइब्रिल ए में से 2 प्रवर्धन निकलता है जिसे बाह्य बाहु तथा अंतः बाहु कहते हैं। ये बाहु जो होते हैं डायनिन प्रोटीन का बना होता है। जो बाहु होता है किससे बना होता है, डायनिन प्रोटीन से। सब फाइब्रिल ए से केंद्र की ओर एक रेडियल स्पोक नामक रचना निकलकर केंद्रक शीर्षस्थ को स्पर्श करता है। इस शीत को क्या कहते हैं, अंदर में क्या होते हैं, 2 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। ये दोनों एक एक नलिका से बने होते हैं, इसलिए इसको केंद्रस्थ माइक्रोट्यूबल्स को सिंगलेस्ट कहते हैं। केंद्रस्थ माइक्रोट्यूबल्स को क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं। और जब दोनों एक एक नलिका के बने होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शीत के अंदर माइक्रोट्यूबल्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं, ठीक है। ये है सिलिया का अनुप्रस्थ काट। सिलिया को देखेंगे तो ये 9-2 के रूप में शो होता है, जिसमें से 9 क्या होता है, परिधि की ओर होता है, और ये क्या होता है, केंद्र की ओर होता है। शीर्षस्थ जो होता है उसको सिंगलेट बोलते हैं, और जो परिधि में होता है, जो बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। सिलिया या फ्लैजिलम के आधार पर कोशिका द्रव्य में एक आधार का बेसल बॉडी पाया जाता है। इस प्रकार का संरचना हम लोगों ने देखा था सिलियम के संरचना में। इसमें क्या होते हैं, 9 नलिकाकार फाइब्रिल इसमें भी होते हैं, और प्रत्येक फाइब्रिल में 3 उपतंतु के सब फाइब्रिल होते हैं। मतलब देखो 9 क्या होते हैं, फाइब्रिल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, 3 उपतंतु होते हैं, इसलिए इसे ट्रिपलेट कहते हैं। 3 उपतंतु से बने होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। इसके केंद्र में कोई फाइब्रिल नहीं होता। अगर इसका केंद्र देखेंगे, केंद्र की बात करेंगे तो इसमें कोई फाइब्रिल नहीं होता। अतः इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, 9+0 माइक्रोट्यूबल्स व्यवस्था कहते हैं। सिलिया एवं फ्लैजिला दोनों के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली के समान ही एक आवरण होता है। जो सिलिया होता है
या फिर जो फ्लैजिला होता है, दोनों में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के समान ही एक आवरण होता है जो कि प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। किससे बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली का। इसके आवरण के अंदर स्थित आधार काय की उपस्थिति वाले कणिका में द्रव को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आधार काय सीलियम या कसाबिका के आधार से आधार पट्टिका अलग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आधार काय के साथ मूलिका संबंध रह सकता है। मूलिका क्या होता है? ये बेसल प्लेट होता है। फिर यहाँ से क्या होता है? बेसल बॉडी होता है, और बेसल बॉडी में क्या होता है? मूलिकाएं होता है ना, बेसल रूट जिसको बोलते हैं मूलिकाएं। ठीक है, ये किसका कार्य क्या होता है? ये दोनों यंग जो होते हैं प्रचलन का कार्य करते हैं। कसाबिका और फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रचलन का कार्य करते हैं, गति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? शीर्ष की ओर तरंग होती है कसाबिका के आधार से शीर्ष की ओर। अगर ये कसाबिका है तो आधार से शीर्ष की ओर तरंग होगी, तो ये क्या करता है? जीव जो होता है विपरीत दिशा में गति करता है। जबकि जैसे कि शुक्राणु जो होता है वो सिर की तरफ से क्या करता है? गति करता है। ठीक है, जैसे कुछ क्या होता है, ये आधार की तरफ से शीर्ष की तरफ इस प्रकार का होता है ना, ये क्या करता है? यहाँ से ऐसा बाहर निकलता है। ठीक, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, युग्लिना आदि में कसाबी की गति के कारण क्या होता है? प्रचलन का क्रिया होता है। इसमें भी वही दिया है। पैरामीशियम का भी हम लोग देख सकते हैं। आसानी से उद्घृत किया जा सकता है। पैरामीशियम को भी क्या कर सकते हैं? प्रचलन के लिए देख सकते हैं। अगर इसमें स्वाद ग्रंथि देखेंगे, आंतरिक कान, घ्राण, प्लारी, सीलिया संवेदन ग्रहण तथा संवेदन स्थानांतरण का भी कार्य करती है। अंडवाहिनी के द्रव्यों तथा गुर्दों में आंतरिक परिसंचरण में सीलिया सहायता करती है। इनके कार्य हैं ये। ठीक है, सीलिया जो होती है वो जल के धाराओं को भी क्या करती है? जल के धारा उत्पन्न कर खाद्य पदार्थों को आगे बढ़ाती है। ये है आपका फ्लैजिलम का लंबवत काट। इसमें क्या क्या पाया जाता है? बेसल प्लेट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सब यूनिट्स पाए जाते हैं, स्पोक्स पाए जाते हैं, रूटलेट्स जिसको मूलिकाएं बोलते हैं, ये होता है वृंत। ठीक है, फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस लेसन से केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैरेनल। केंद्रक जो होता है वो कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कंट्रोल कौन करता है कोशिका का? तो ये केंद्रक करता है। इसको नियंत्रण कक्ष भी बोलते हैं, कंट्रोलिंग रूम भी कहते हैं, है ना, कंट्रोलिंग रूम भी बोलते हैं। इसका सर्वप्रथम खोज 1700 में ल्यूएन हॉक नामक वैज्ञानिक ने देखा था, लेकिन प्रथम रिपोर्ट एक वनस्पतिज्ञ ने रॉबर्ट साल्मन नामक ने मछली का रुधिर जो होता है उसके कोशिका में केंद्रक को प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें केंद्रक का खोजकर्ता माना जाता है। अगर इसके महत्व को एसटी बुलेरिया नामक सवाल पर किए गए प्रयोग के आधार पर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? अनुवांशिक पदार्थों को एकत्रित करके रखता है, डीएनए आरएनए को एकत्रित करके रखता है, और क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? उसको ट्रांसफर करता है। इसमें कोशिका द्रव्य से, ये जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ संरचना होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्रों का उदय होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अगर इसकी संख्या देखेंगे तो केंद्रक क्या होता है? उसकी संख्या एक होती है, कभी कभी अपवाद स्वरूप एक से अधिक पाया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है, ओपेलाइना में 2 से अधिक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक का संरचना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसकी संरचना आप अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। आउटर बॉडी होता है, इनर बॉडी होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। और दोनों दोनों मेम्ब्रेन होता है उनके बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये है आउटर लेयर, ये है इनर लेयर, दोनों के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और जब 2 लेयर जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके बीच में जो छेद होता है, पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पोर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर जो केंद्रक होता है उसमें धागेनुमा संरचना पाया जाता है। धागेनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? धागेनुमा संरचना जो होता है वो कहीं कहीं पे चिपक कर मोटा हो जाता है ना। जैसे मैगी चाउमीन आप लोग खाते हैं, ऐसे रेसा रेसा टाइप का रहता है, वो कहीं कहीं पे चिपक जाता है तो मोटा हो जाता है, तो उसको ऐसा ही केंद्रक में होता है, इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। और जो पतले धागेनुमा संरचना होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। ये पूरे जाल के जैसे केंद्रक में फैला होता है।
फिर जहाँ पे क्रोमेटिन जो नेटवर्क होता है वो जहाँ पे मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार का देखो, इस प्रकार जहाँ से मुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। अब देखो जो केंद्रक होता है उसके भी मध्य भाग में क्या होता है, एक गोल संरचना होता है जिसमें क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। फिर जो देखो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, अब जो आउटर मेम्ब्रेन होता है अगर उसमें दानेदार कणिका में संरचना उपस्थित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, कुछ केंद्रक के बाहर में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन में कणिकादार कण लगे होते हैं, कणनुमा संरचना लगे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। और जो तरल पदार्थ होता है केंद्रक के अंदर में, द्रव्य जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। कहीं कहीं पे जो मेम्ब्रेन होता है वो इस ऐसे नलिका नुमा संरचना में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं? कनेक्शन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है, तो इससे ये कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका केंद्रक का संरचना, और इसमें इतने सारे केंद्रकांग पाए जाते हैं, मतलब केंद्रक के इतने सारे अंग होते हैं। अगर इनका वितरण देखेंगे तो ये लाल रुधिर कणिकाएं लगभग सारे जितने भी जीव होते हैं उनके सारे यूकोरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। केंद्रक का आकार और माप देखेंगे तो केंद्रक का आकार जो होता है हमेशा गोलाकार या अंडाकार होगा, और ये लगभग केंद्रक जो होता है वृक्क की आकृति, पैरामीशियम में केंद्रक जो होता है घोड़े के अलग अलग आकृतियों के भी पाए जाते हैं। इनका आकार कोशिका द्रव्य के जब द्रव्य बढ़ता है तब उनके आधार पर ये क्या होता है, बढ़ने लगता है, तथा कोशिका द्रव्य का आयतन घटने पर घटता है। दूसरे शब्दों में केंद्रक अगर का आकार कोशिका द्रव्य के मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, केंद्रक की परसंरचना का अध्ययन हम लोगों ने किया है। इसमें कौन कौन से चीज पाए जाते हैं? मुख्य रूप से केंद्रक झिल्ली होता है ना। इसके बारे में, केंद्रक झिल्ली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, दो होता है, दोनों में क्या पाया जाता है? पेरिस न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई जो क्या होता है, गोल्जी बॉडी से कनेक्टेड होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली से होता है ना। वेसिकल गोल्जी बॉडी से कोशिका अंतर, यही जो अभी हम लोगों ने डील किया। केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य के बारे में भी हम लोगों ने जाना। ठीक है, इसमें क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, ऐसे धागेनुमा संरचना पाया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, जो अगर हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है उसको क्या करते हैं, अगर उसको किसी भी रंजक में रंग करते हैं, रंजक मतलब होता है कलर, अभिरंजन करते हैं, कलर करते हैं, तो क्या होता है वो आनुवांशिक रूप से उस गहरे रंग में अभिरंजित हो जाता है, और आनुवांशिक रूप से यह क्षेत्र उदासीन हो जाते हैं। और यूक्रोमेटिन क्या है, अगर यूक्रोमेटिन को अगर हम लोग करेंगे, अभिरंजन करेंगे, तो वो क्या दिखाई देता है, अभिरंजन के पश्चात हल्के रंग का दिखाई देता है, लेकिन क्रियाशीलता उसका वैसा ही रहता है। क्रोमेटिन तत्वों को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने खोजा था। फिर है केंद्रिका। केंद्रिका की खोज कितने की थी, तो फोंटेना नामक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के मध्य में पाया जाता है, ये बड़े माप वाली होती है। गुणसूत्रों की, केंद्रिका का जो संख्या होता है वो क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या पर आधारित होता है। न्यूक्लियोलस नाम जो दिया था उसको बॉमेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। आरएनए के संग्रहगर स्टोर हाउस की तरह कार्य करता है। अगर केंद्रक की रचना देखेंगे तो केंद्रिका की रचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस अगर देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रिका को 4 हिस्सों में बांटा गया था। पॉर्स एमार्फा या मैट्रिक्स, पॉर्स फाइब्रोसा या दानेदार भाग, पॉर्स ग्रेन्युलेशा या दानेदार भाग, और प्रोस्कोमेटिड या कोमेटिन भाग। इसमें भी 4 भाग पाए जाते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है केंद्रिका का तरल पदार्थ होता है जो प्रोटीन का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, अन्य भाग स्थित होते हैं। फाइब्रोसा या दानेदार भाग, यह भाग जो होता है इसमें आरएनए के प्रोटीन और तंतुओं का बना होता है। प्रत्येक भाग में 50 से 80 एंगस्ट्रॉम वाले लंबाई वाले कण पाए जाते हैं। अगर दानेदार भाग देखेंगे तो यह छोटा कण होता है जो कि व्यास में लगभग 150 से 200 एंगस्ट्रॉम अमाप का प्रदर्शन करता है। यह भी आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिड भाग क्या होता है, धागेनुमा संरचना होता है, उस क्षेत्र में फैला होता है जो आरएनए डीएनए के टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर क्रोमेटिन का आवरण पाया जाता है, जो जिसे क्या बोलते हैं, पैरान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन जो होता है कुछ पट के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसे इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। ये है केंद्रिका का
परासंरचना, इसको भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगर केंद्रिका का कार्य देखेंगे तो ये आरएनए का संग्रहण करता है और राइबोसोम का निर्माण करता है। ये राइबोसोम यह क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को भेजने का काम करता है। ये समसूत्री अवस्था के एवं प्रवस्था में उप प्रवस्था को क्रियान्वयन में भूमिका निभाता है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्रक के कार्य। केंद्रक का कार्य क्या होता है? केंद्रक का कार्य जो होता है वृद्धि को निर्धारित करता है, उसके निर्देशन में संश्लेषित होने वाले संरचनात्मक प्रोटीन पर निर्भर करता है। यह कोशिका उपापचय एवं स्वयं द्वारा निर्देशित क्रियात्मक प्रोटीन के संश्लेषण के फलस्वरूप नियंत्रण करता है। क्या करता है? यह जो कोशिका होता है वो उपापचय पर स्वयं द्वारा निर्देशित क्रियात्मक प्रोटीन के संश्लेषण के फलस्वरूप नियंत्रण करता है। अगर संरचना तथा उपापचय के अतिरिक्त केंद्रक जो होता है वो आनुवांशिक सूचनाओं को धारण करता है और जीवों के जब प्रजनन होता है तब उसमें व्यवहार को भी निर्धारित करता है। केंद्रक जो होता है कोशिका को विभाजन की ओर अग्रसर करता है। केंद्रक का जो जीवन होता है विभिन्न प्रवस्थाओं और उसके जरूरत के अनुसार क्या होता है, क्रियाशील और निष्क्रियाशील होता रहता है। यह राइबोसोम के निर्माण का भी कार्य करता है और कोशिका की समस्त सक्रियता को नियंत्रित करता है। स्वचालित और स्वनियंत्रित कोशिका के अंदर कोशिका में ही क्या होता है, स्वचालित और स्वनियंत्रित प्रणाली होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है आपका गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्या होता है? किसी भी जीव कोशिका में पाए जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको जीन्स को धारण करता है, क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को क्या करता है, भेजता है और निश्चित तथा क्रियाशील पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। या प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए श्रृंखला के रूप में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में या केंद्रक में केंद्रकीय द्रव्य में क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसके रूप में होता है? गुणसूत्र जो होता है डीएनए के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसकी कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिन नेट के रूप में विद्यमान होता है, जो किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिलने से बनता है। प्रोटीन जो होता है विशेष रूप से हिस्टोन होता है जो क्षारीय अमीनो अम्ल बनाता है। यह क्रोमेटिन के विभाजन के समय कंडेंसेशन संघनन पश्चात गुणसूत्र के रूप में परिलक्षित होता है। गुणसूत्र मुख्य भाग जो होता है डीएनए होता है जो व्यवस्थित होकर हिस्टोन नामक के गुणसूत्र का निर्माण करता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का यूकैरियोटिक गुणसूत्र तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए का प्रोकैरियोटिक डीएनए की पुष्टि करता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र या फिर डीएनए ये क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? वंशागतिकों को बनाए रखता है ना। उसके साथ साथ लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजता है। ये सुनिश्चित केंद्र का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें सुनिश्चित केंद्र का अभाव होता है। उसमें केंद्रक पदार्थ के चारों ओर नाभिका का अभाव होता है, झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। इस कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होते हैं इसलिए स्वतंत्र रूप से डीएनए और आरएनए को बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? जीनोम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इनको जीनोम ना कहकर प्लाज्मोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जीनोम ना कहकर प्लाज्मोन। ये कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक और जीनोफोर या प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र भी कहलाते हैं। चूंकि इनके डीएनए जो होते हैं वो हिस्टोन का अभाव होता है इसलिए इसके साथ नहीं कहलाते। ये यूकैरियोटिक गुणसूत्र की तुलना में इनकी संरचना जो होती है काफी सरल होती है। अगर जीव आणविक गुणसूत्र देखेंगे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम देखेंगे तो ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जीव के आनुवांशिक पदार्थ चाहे वो जीवाणु हो या साइनोबैक्टीरिया हो, सभी में इनकी संरचना समान होती है। ये वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। किस रूप में? वृत्ताकार रूप में। यह गुणसूत्र द्वारा संपादित किए जाते हैं इसलिए इसे गुणसूत्र की संज्ञा भी दे दी जाती है। ये क्या कहता है? इसमें डीएनए का वृहद संश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा चुका है। इसमें डीएनए की लंबाई जो क्या होती है 1.3 मिलीमीटर होती है तथा यह कोशिका के अंदर वलयित होकर अर्थात कुंडलित अवस्था में होता है। यही कारण है कि जीवाणुविक गुणसूत्र को वलयित जीनोम भी कहते हैं। जीवाणुविक गुणसूत्र को क्या कहते हैं? वलयित जीनोम। वलयित जीनोम की संरचना दृष्टि से डीएनए तथा आरएनए का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र 40-50 वलयों को धारण करता है जो कि पूर्ण कुंडलित अर्थात अतिकुंडलित अवस्था में हो सकते हैं। ये है कैसे जीनोम जो होता है या प्लाज्मोन जिसको बोलते हैं वो कैसे वह कुंडलित अवस्था में होता है। सुपर क्वाइल्ड बोलते हैं, अति कुंडलित मतलब होता है सुपर क्वाइल्ड होता है। फिर जो अगर नाइट्रोजनी क्षार के साथ पेयर कंपेयर करता है, पेयर बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेस पेयर कहते हैं। अति कुंडलित वलय जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन से जुड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र का मध्य क्षेत्र सघन हो जाता है तथा साइड का क्षेत्र जो होता है वो ढीला विन्यस्त होता है। तृतीयक वलय भी होता है। तृतीयक संरचना जो होता है स्थायित्व प्रदान करता है। साथ ही साथ क्या करता है? सघन संवेष्टन के कारण गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ की निरंतरता बनी रहती है। इसी चरिचिया कोलाई
कि डीएनए का अणु भार जो होता है लगभग 26,000 होता है, या लगभग 80 लाख जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इसमें वलयन का बढ़ना धनात्मक सुपर कुंडलीकरण तथा घटना ऋणात्मक सुपर कुंडलीकरण कहलाता है, जो कीटोपो आइसोमरेज नामक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में रहता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो पुनरावृत्ति करता है, रेप्लिकेशन करता है विभाजन के समय, और क्या करता है, अलग अलग झिल्ली पर प्लाज्मा झिल्ली से संलग्न रहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका प्लाज्मिड। यहाँ पे गुणसूत्र का संरचना आपके बुक में दिया होगा, इस प्रकार का संरचना दिखाई देता है। उसको देख लेंगे आप। ओके, गुणसूत्र का संरचना मस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र का कार्य भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर प्लाज्मिड, यह डीएनए जो होता है वह वलयाकार तथा छोटी माप वाला सामान्यतः डीएनए के अतिरिक्त डीएनए के रूप में उपस्थित होता है। डीएनए के अतिरिक्त क्या होता है, डीएनए के रूप में उपस्थित होता है। ये द्विसूत्रीय होते हैं। प्लाज्मिड नाम लेडरबर्ग नामक केंद्रकीय आनुवंशिक पदार्थ के लिए दिया गया था, लेकिन आजकल इसका प्रयोग क्या करते हैं, गुणात्मक रचना रहित बिना गुण के बाह्य नाभिकीय स्वतः द्विगुणन क्षमता युक्त सहसंयोजी के रूप में बंद और वलयाकार द्विश्रृंखलित पदार्थ तथा द्विसूत्रीय डीएनए अणु के लिए किया जाता है, जो कि प्रायः सभी जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। जैकब एवं सहयोगियों ने देखेंगे तो इनका नाम एपिसोम शब्द का इस्तेमाल किया था ऐसे प्लाज्मिड के लिए किया जो गुणसूत्रीय डीएनए के संयुग्मन की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक प्लाज्मिड में क्या होता है, अन्य डीएनए के साथ जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। कैसे होता है, देखो ये है पुनरावृत्ति, कैसे होता है, ये है दोनों, फिर ये क्या करता है, बीच से ब्रेक होता है, तो ये क्या होता है, टूट जाता है। फिर यहाँ पे डिवाइडिंग सेल, फिर सेल जो होता है ऐसे ब्रेक होने लगता है और क्या हो जाता है, टूट जाता है और दो नए सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब रेस्टिंग फेज होता है तो प्लाज्मिड भी अति कुंडलित अवस्था में रहते हैं। जो विश्रामावस्था तो रेस्टिंग पीरियड होता है जब कोशिका विभाजन में, तब जो प्लाज्मिड होता है वो अति कुंडलित अवस्था में होता है और क्रियात्मक कोशिका में उलझाव समाप्त होने के कारण ये क्या करता है, द्विसूत्रीय कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। सामान्यतः एक जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 1000 तक होती है, इससे अधिक हो सकती है। प्रायः एक प्लाज्मिड में 5 से 100 जीन्स पाए जाते हैं। एक प्लाज्मिड में जीन्स की संख्या कितनी होती है, लगभग 5 से 100 तक की होती है, जो जैविक कार्य का निर्धारण करते हैं। जीवाणु संयुग्मन के समय एक कोशिका से, जब संयुग्मन होता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में एक दिशीय रूप से ये स्थानांतरित होते हैं। ये कोशिकाओं के लक्षण प्रारूप को प्रभावित करते हैं तथा कुछ जीवाणुओं में ये संयुग्मन की क्रिया को भी प्रभावित करते हैं। अगर इनका महत्व देखेंगे तो ये प्लाज्मिड जो होते हैं जीवाणुओं में लिंग निर्धारण के समय कार्य करता है, जिम्मेदार होते हैं, है ना। प्रतिरोध क्षमता का निर्धारण करते हैं, हानिकारक पदार्थ आदि के लिए निर्धारण को जिम्मेदार होते हैं कि ये हानिकारक पदार्थ इसको बाहर करना है अथवा अंदर करना है। कार्यानुसार प्लाज्मिड का कार्य जो होता है ट्यूमर निर्माण को भी दिया जाता है। प्लाज्मिड में कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए को लेकर उसे अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरण करने की क्षमता होती है। ये क्या कहता है, डीएनए को लेकर दूसरे कोशिका में चला जाता है। इसका उपयोग जो होता है आनुवांशिक यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन वेक्टर के रूप में किया जाता है। उदाहरण है एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेसिएंस नामक जीवाणु में उपस्थित प्लाज्मिड का उपयोग द्विबीजपत्रीय पौधों में संकरण हेतु किया जाता है। ठीक है, संक्रमित करने और ट्यूमर निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको आप देख लेंगे, ये है देखो प्लाज्मिड, इस प्रकार का सुपरकॉइल प्लाज्मिड होता है। फिर है यूकैरियोटिक गुणसूत्र, इतना तो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, फिर आपका प्लाज्मिड पढ़ लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे यूकैरियोटिक गुणसूत्र कैसा होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होता है उसको प्रस्तुत और करने का खोज स्टुअर्ट बर्गर नामक वैज्ञानिक को 1857 में जाता है। जो क्रोमोसोम नामक डब्ल्यू वॉल्डेयर, इसमें जो क्रोमोसोम नाम दिया है उसको गुणसूत्र को, उसका नाम डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में दिया। इन्होंने क्रोमोसोम नाम इसलिए दिया क्योंकि जब उनको अभिरंजन किया, उन धागों को अभिरंजित किया, जैसे कि एसिटो कार्मिन, एसिटो ऑर्सिन आदि के प्रति ये क्या करते हैं, एफिनिटी प्रदर्शित करते हैं, अत्यधिक बंधुता, दोस्ती प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और उनसे क्या होते हैं, जब उनसे रंग करते हैं उसको तो वो क्या होते हैं, रंग हो जाते हैं और गुलाबी कलर के दिखने लगते हैं। जब कोशिका विभाजन में ये धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंतरावस्था इंटरफेज आता है तो क्रोमेटिन जालिका के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिकता अर्थात जीनों के वाहक होते हैं। अगर परिभाषित रूप से गुणसूत्र को देखेंगे तो जो जीनों की वाहक जीवद्रव्य इकाइयाँ होती है जो नियमित रूप से उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन में गुणन की क्षमता रखती है और अपने व्यक्तित्व को आकारिकीय एवं कारिकीय को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है।
अग्रभाग तथा परागकणों के अध्ययन से करके किया जाता है। जब जंतुओं में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है तो प्रौढ़ लार्वा की पूंछ और लार ग्रंथि, अस्थि मज्जा एवं गोनाड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र को अगर आकारिकी देखेंगे तो ये क्या होता है, मध्यावस्था एवं पश्चावस्था में किया जाता है। जब कोशिका विभाजन होता है तब गुणसूत्र के संरचना की अगर हम लोग को आकारिकी देखना है, मार्फोलॉजी पढ़ना है, तब जब कोशिका विभाजन होता है तो मध्यावस्था, मेटाफेज और एनाफेज में किया जाता है, क्योंकि इन दो अवस्थाओं में गुणसूत्र जो होते हैं छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और उनका सेंट्रोमियर इन अवस्थाओं से सुस्पष्ट होता है। सबसे पहले देखते हैं गुणसूत्र की संख्या। क्रोमोसोम नंबर, पौधों में सबसे कम गुणसूत्र होते हैं, है ना। सब जितने भी आपके जीव होते हैं सब में यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है अलग अलग होती है। जैसे कि पादप में गुणसूत्र की संख्या जो होती है एस्टेरेसिकुल में सबसे कम होती है, 2n=4 होता है, जबकि सबसे अधिक गुणसूत्र ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलम में 2n=1262 की संख्या में पाया जाता है। ऐसे ही जीव गुणसूत्र में भी अलग अलग दिखाई देता है, जंतु स्पीसीज में भी। अगर इसका परिमाप देखेंगे तो जाति दर जाति गुणसूत्र की लंबाई जो होती है अलग अलग जातियों में, अलग अलग जाति के जीवों में अलग अलग क्या करते विविधता प्रदर्शित करती है। गुणसूत्र की लंबाई जो होती है वो लगभग 0.254 से लगभग 304 तथा व्यास जो होता है 0.2 म्यू से 3 म्यू तक होता है। पौधों के लिए गुणसूत्र जो होते हैं बड़े आमाप वाले होते हैं। जो कहा होता है मेड्यूला नामक पौधे के मूलाग्र में स्थित गुण प्ररोहाग्र के गुणसूत्र की तुलना में लगभग 50% अधिक लंबाई प्रदर्शित करते हैं। गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र को अगर उनके बिंदु और गुणसूत्र बिंदु अर्थात सेंट्रोमियर की स्थितियों के आधार पर गुणसूत्र को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है मेटासेंट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, वी अक्षर से देखो मेटासेंट्रिक क्या होता है, इसका आकार याद रखेंगे। मेटासेंट्रिक जो होता है वी आकार के परिलक्षित होते हैं, जिनकी जो दोनों भुजाएं जो होती हैं वो लंबाई में समान होती हैं। लंबाई में क्या होती है, दोनों समान होती है। सेंट्रोमियर इन दोनों भुजाएं के बीच में होता है, इस प्रकार का दिखाई देता है ये। फिर है सब मेटासेंट्रिक, इनकी दोनों भुजाएं असमान लंबाई की होती है तथा सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के मध्य लेकिन सब मीडियन होता है, इस प्रकार का दिखाई देगा ये क्या है, सब मेटासेंट्रिक। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो होता है एल या जे अक्षरों के समान दिखाई देता है। ये है आपका सेंट्रोमियर। ए मेटासेंट्रिक भी इसको बोलेंगे, मैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें से क्या होता है अनियमित आकार के उसके भाग होते हैं, है ना। फिर है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, ऐसे गुणसूत्र जो होते हैं छड़ाकार होते हैं, जिसकी एक भुजा जो होती है अत्यधिक लंबी होती है, जो दूसरी भुजा जो होती है वो अत्यंत छोटी होती है, उसको क्या बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के मध्य होता है लेकिन जब गुणसूत्र के एक छोर के पास स्थित होता है, ये है एक्रोसेंट्रिक। फिर है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, ये छड़ाकार गुणसूत्र होता है। ऐसे गुणसूत्र में केवल एक ही भुजा होता है, क्या होता है इसमें एक ही भुजा होता है तथा सेंट्रोमियर जो होता है अग्रभाग पर स्थित होता है, इस प्रकार का दिखाई देता है टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अगर गुणसूत्र की संरचना देखेंगे तो इसमें अध्ययन करने पर प्रारूपिक गुणसूत्र में पेलिकल झिल्लीनुमा आवरण, मैट्रिक्स पेलिकल के अंदर का द्रव एवं क्रोमोनीमा मैट्रिक्स में स्थित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब इसका अध्ययन करते हैं गुणसूत्रों का, तो हमको पता चलता है कि जो गुणसूत्र होता है उसमें कोई बाहरी झिल्ली नहीं पाया जाता है, मतलब कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। ये निम्नलिखित अलग अलग भागों से बना होता है, जिसमें से है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या होता है, अगर ये मध्यावस्था में देखेंगे कोशिका विभाजन में तो ये उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। दोनों उप इकाइयां जो होती है सर्पिल रूप से कुंडलित होती हैं, इन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। दो अर्ध गुणसूत्र क्या करते हैं, बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं। इसको क्रोमोनिमा नाम दिया गया था, क्रोमोनिमेटा नाम दिया गया। क्रोमोनिमेटा को सन 1912 में वेजदोस्की नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ये क्या करता है, गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई में पाया जाता है। क्रोमोनिमेटा क्या होते हैं, आपस में वलयित होते हैं। फिर वर्णसूत्र देखेंगे तो वर्णसूत्र क्या होता है, एक पतले धागेनुमा संरचना होता है जिस पर कड़िकीय रचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार संरचना होता है जिसको क्या होता है, कड़िकीनुमा ऐसे ऐसे छोटे छोटे कड़ के रूप में संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं।
रीच के अनुसार क्रोमोमियर संभवतः क्रोमोनीमा के घने वलयीकरण के कारण बनते हैं। यह आपका गुणसूत्र का डायग्राम। फिर है सेंट्रोमियर। क्रोमोनीमेटा हम लोगों ने पढ़ा, क्रोमोनीमेस पढ़ा, अब पढ़ेंगे क्रोमेटिड पढ़ा है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है देखते हैं आगे। गुणसूत्र में एक संकीर्णन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, पाया जाता है, जिसमें क्या होता है शेष गुणसूत्र जो होता है उसका व्यास जो होता है कम होता है, जगह स्पेस जो होता है वो कम होता है। इसे क्या बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु या काइनेटोकोर कहते हैं। क्या बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु या काइनेटोकोर कहते हैं। ये प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। यह जब ऐसा होता है फिर यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक, फिर यहाँ से शुरू होता है। यह गुणसूत्र को दो भुजाओं में व्यक्त करता है। जो गुणसूत्र होता है उसको दो भुजाओं के रूप में विभक्त करता है। इसके लिए इसकी स्थिति जो होती है निश्चित होती है। सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं को छोड़कर गुणसूत्रों के चलन में सहायता करते हैं और कोशिकाओं में सेंट्रोमियर तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। फिर है सेंट्रोमेरिक क्रोमोमियर। ये क्या होता है मध्यावस्था के गुणसूत्र जिसमें दो अर्ध गुणसूत्र होती हैं। गुणसूत्र बिंदु में 4 कण दिखाई देते हैं, इन्हें गुणसूत्र बिंदु क्रोमोमियर कहते हैं। ये एक वर्ग में व्यवस्थित होते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों बोला इसको हम लोगों ने, क्योंकि ए पहली बार हुआ, फिर यहाँ पे से दूसरा भाग जब भुजा में बांटा, फिर यहाँ पे फिर हुआ, इसको इसलिए उसको बोला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। फिर है क्रोमोमियर। समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में प्रोफेज अवस्था में प्रारंभ में क्रोमोनीमेटा पर बहुत सारी अभिरंजित कड़िकाएं लगी होती है, छोटी छोटी कड़िकाएं लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं क्रोमोमियर कहते हैं। फिर है द्वितीयक संकीर्णन। ये क्या होता है प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन भी उपस्थित होते हैं। ये संकीर्णन गुणसूत्र में स्थित एक निश्चित में पाया जाता है। इसको क्या करते हैं केंद्रिका से संबंधित होता है और कोशिका विभाजन में टीलोफेज अवस्था में ये दिखाई देता है, पुनर्संगठन में भाग लेता है, इसलिए नाभिक संगठन भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक ने इन्हें द्वितीयक संकीर्णन प्रथम संकीर्णन के बाद कहा, जो दूसरे सिरे पर पाया जाता है। फिर पाया जाता है सैटेलाइट। गुणसूत्र का द्वितीयक संकीर्णन का आगे वाला भाग क्या कहलाता है सैटेलाइट कहलाता है, जो यह गोल लंबा या घंटीनुमा संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा देखना ऐसे, यहाँ पे जो मुड़ा रहता है या फिर यहाँ पे जो होगा मुड़ा हुआ संरचना उसको क्या बोलेंगे या क्रोमेटिन के साथ धागेनुमा शेष भाग गुणसूत्र से जुड़ा रहता है, जिसको ट्रेबनेट भी कहते हैं। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट पाए जाते हैं उन्हें सेट गुणसूत्र कहते हैं। उदाहरण मनुष्य में 46 गुणसूत्र में 5 गुणसूत्र में पाया जाता है टीलोमियर। गुणसूत्र के दोनों सिरों पर एक विशेष प्रकार का ध्रुवता होता है, ऐसा गोल संरचना पाया जाता है दोनों सिरों पर। उसको क्या होता है गुणसूत्र के खंड के साथ संयोजित नहीं कर पाते, दूसरे गुणसूत्र के साथ संयोजित नहीं कर पाते, इसको क्या बोलते हैं टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, ये केवल क्रियात्मक भिन्नता दिखाता है। अगर इसका संगठन देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के मिलने से क्या बनता है गुणसूत्र बनता है। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन में इसका 90% भाग लेते हैं, जबकि 10% जो होता है 10% आरएनए होता है। हिस्टोन प्रोटीन लवण तथा कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। अगर हिस्टोन प्रोटीन देखेंगे तो बेसिक प्रोटीन होता है जो यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए से संबंध होता है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है। गुणसूत्र की परासंरचना को देखने के लिए हम लोगों ने कई मॉडल देखा, जिसमें से वलयित रेशा मॉडल मेन है आपका। इसमें क्या होता है गुणसूत्र जो होता है न्यूक्लिक प्रोटीन का बना होता है, जो ईजी ड्यूप्रा द्वारा प्रस्तुत मॉडल के अनुसार प्रत्येक यूकेरियोटिक गुणसूत्र में क्या होता है अत्यधिक वलयित न्यूक्लियो प्रोटीन रेशा बना होता है, जो कि 100 एंगस्ट्रॉन्ग वाला होता है। प्रत्येक न्यूक्लियो प्रोटीन रेशा जो होता है पुनः कुंडलित होकर 250 से 300 एंगस्ट्रॉन्ग मोटे तंतु बनाते हैं और वलयन और कुंडलन के अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य रूप में होता है। इस प्रकार का दिखाई देता है ड्यूप्रा मॉडल का अनुसार गुणसूत्र। फिर है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल। यह मॉडल जो है कॉर्नबर्ग एवं थॉमस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह गुणसूत्र की परासंरचना को समझाने के लिए सर्वाधिक मान्य मॉडल होता है। ठीक है, कॉर्नबर्ग एवं थॉमस के अनुसार जो गुणसूत्र है वो डीएनए का अहिस्टोन प्रोटीन से बना है। जो कॉर्नबर्ग और थॉमस नाम के वैज्ञानिक थे, जो गुणसूत्र है उन्होंने बताया कि उनके अनुसार जो गुणसूत्र है वो किससे बना है हिस्टोन प्रोटीन का बना है, जिसमें क्या है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन A, H, A, H, B, H एवं H4 के
दो दो अणु होते हैं। इसमें क्या होता है कि डीएनए का स्टैंड जो होता है इसमें ऑक्टोमर होता है। डीएनए का स्टैंड कैसा होता है? ऑक्टोमर होता है, जिसमें क्या होता है? विलीयित होता है। इसमें ऑक्टोमर की उप इकाई गुणसूत्र को क्रोमेटिन में बार बार रिपीटिंग इकाई के रूप में आती है। प्रत्येक रिपीटिंग इकाई को शुरू में नुबडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्येक इकाई को शुरू में नुबडीज। इसे आउटडेटेड तथा उनके सहयोगियों ने न्यूक्लियोसोम नाम दिया। हिस्टोन प्रोटीन के प्रत्येक ऑक्टोमर के चारों ओर डीएनए जो होता है एक सही 3/4 बार लिपटा होता है, जिससे कुल क्षार जो होते हैं वो 146 क्षारक युग्म बनाते हैं। अगर दो क्रोमेट का न्यूक्लियोसोम मॉडल देखेंगे तो इसमें क्या होता है? डीएनए जो होता है वो जुड़े रहते हैं, जिसे लिंकर डीएनए भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? 70-70 युग्म का बना होता है, 70-70 क्षारों के युग्म बना होता है। जो दो क्रमिक न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या होता है? लिंकर डीएनए पाया जाता है, जो एच नाम के हिस्टोन प्रोटीन अणु होते हैं, जो दो समीपस्थ न्यूक्लियोसोमों को आपस में जोड़कर कार्य करता है। लिंकर डीएनए को स्पेसर डीएनए भी कहते हैं। एच प्रोटीन के साथ न्यूक्लियोसोम को संपूर्ण इकाई निर्मित होती है, क्योंकि यह न्यूक्लियोसोम की संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। ये है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल के अनुसार गुणसूत्र की संरचना। इस प्रकार से आपका दिखाई देता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम जो होता है वो हिस्टोन के ऑक्टोमर के चारों ओर, जो हिस्टोन होता है उसके ऑक्टोमर के चारों ओर क्या होता है? डीएनए के 14 चक्र में कुंडलित बनाए हुए लिपटा रहता है। यह संपूर्ण मॉडल जो होता है वो दानों पर सूत्र जैसी संरचना में होता है। एरॉन ब्लूग ने सन 1977 से 80 में जब थे वो वैज्ञानिक, तो उनका मानना था कि जो डीएनए होता है वो सघन न्यूक्लियोसोम में गुणसूत्र में होता है। जो सघन न्यूक्लियोसोम होता है उसमें गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम का सोलेनॉइड मॉडल कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि सघन न्यूक्लियोसोम जो होता है वो गुणसूत्र के रूप में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड मॉडल ऑफ गुणसूत्र। इस मॉडल के अनुसार जो डीएनए का इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम के जो हिस्टोन होता है उसमें जो न्यूक्लियोसोम होता है ना वो लिपटा होता है, और इसमें क्या होता है? डीएनए का पैकेजिंग पहला चरण होता है। इस पैकेजिंग के दूसरे चरण में इनकी जो पुनर्वलन होती है और न्यूक्लियोसोम में नलिका के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ऐसी स्थिति के कारण क्रोमेटिन तंतु की मोटाई जो होती है वो 300 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, लेकिन इनकी लंबाई कम होने से क्या होता है? जब इनका लंबाई कम होता है क्रोमेटिन नेट का, तो द्वितीयक संरचना कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगर गुणसूत्र का कार्य देखेंगे तो कोशिका विभाजन करता है और उसको सुनिश्चित करता है। ये आनुवांशिक सूचना वाहक होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थों को ट्रांसफर करते हैं और लक्षणों को भी क्या करते हैं? वंशागतिकी करते हैं। ये संरचनात्मक और संगठनात्मक विशिष्टता में विरूपण और भिन्नता आने पर जीवों की उत्पत्ति को संभव बनाते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली जो केंद्रिका होती है उसके निर्माण के लिए भी गुणसूत्र के हेटेरोक्रोमेटिक क्षेत्र में आवश्यक होता है। लिंग गुणसूत्र नामक विशेष गुणसूत्र द्वारा जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। ये जीवों में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं, उत्परिवर्तन, विकास और विभिन्नताओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इतने में आपका जितने भी कोशिकांग है वो होता है आपका समाप्त। अब देखते हैं इंडियोग्राम। इंडियोग्राम क्या होता है? ये कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम होता है। जो मानचित्र आरेखन इंडियोग्राम कहलाता है। कैरियोटाइप जो होता है वो मानचित्र आरेखन होता है। इसमें किसी भी जीन के गुणसूत्र के सेट के गुणसूत्र को घटते क्रम में दर्शाया जाता है। गुणसूत्र का जो घटता क्रम होता है उसके अनुसार दर्शाया जाता है। किसी भी जीव में सभी गुणसूत्रों की लंबाई एक ही तथा सभी सेंट्रोमियर की एक ही स्थान पर स्थित हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको इंडियोग्राम तैयार किया जाता है। मानचित्र बोलेंगे इसको, अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र का। अब कुछ विशिष्ट गुणसूत्र देखते हैं। तो इनमें सामान्य गुणसूत्र के अतिरिक्त बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो अपने अवनाप, कार्य, क्रियाशीलता में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुणसूत्र, जिसमें से बी गुणसूत्र आता है, आपका लिंग गुणसूत्र आता है ना। विशिष्ट गुणसूत्र कहते हैं जिसको लैम्ब्रूस गुणसूत्र आता है। पॉलीटीन गुणसूत्र है जो अनुकूल विशिष्ट गुणसूत्र भी कहलाते हैं। अगर इसमें से सबसे पहले देखेंगे लैम्ब्रूस गुणसूत्र। लैम्ब्रूस गुणसूत्र जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपको और इसका संरचना भी आता है। लैम्ब्रूस गुणसूत्र जो होता है वो एल आकार का दिखाई देता है और संरचना में काफी बड़ा आकार प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको भीमकाय गुणसूत्र भी कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? सार्क, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षियों के पित्तक योग बियर जो होता है, मतलब उसके अंडे में जो योग होता है उसमें प्राथमिक डिंब कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसको सर्वप्रथम वॉल्टर फ्लेमिंग ने देखा था। इस गुणसूत्र की विशेषता क्या होती है कि इसमें जो क्रोमोमियर होते हैं वो एक स्थान से कई पार्श्व लूप मतलब ऐसे मुड़े हुआ या फिर टर्न वाला जो भाग होता है लूप में दिखाई देता है। रीस ने पता लगाया कि पार्श्व लूप जो होता है वो क्रोमोनिमा के अकुंठित हो जाने के कारण बनता है। जो नियमित अंतराल होता है उसमें लूप ऐसे इस प्रकार का दिखाई देता है।
लूप उपस्थित गुणसूत्र आकार के में लैम्प ब्रूस साफ करने वाला लैम्प जो ब्रूस होता है ना, ब्रश जिसको ब्रश बोलेंगे, साफ कर लैम्प जो साफ करने वाला जो ब्रश होता है उसके जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैम्प ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जोड़ा पार्श्व लूप एक विशेष जीन के साथ संबंधित होता है और लूप में एक ही प्रकार के जीन पाए जाते हैं। डिप्लोटिन अवस्था के बाद लूपों की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और अंततः वो गायब हो जाती है। यह आपका लैम्प ब्रूस गुणसूत्र का संरचना। फिर अगर कार्य देखेंगे तो लैम्प ब्रूस गुणसूत्र के उपस्थित लूप एवं प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अंडों के पीतक का निर्माण करती है और इसमें कुछ केंद्रिका का भी निर्माण होता है। अगर देखेंगे दूसरा लार ग्रंथि या पॉलिटिन गुणसूत्र, इसको लार ग्रंथि होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, भीमकाय गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि यह 200 एंगस्ट्रॉन्ग वाला 2000 एंगस्ट्रॉन्ग वाला क्या होता है, लंबाई वाला होता है। इसके प्रकार के गुणसूत्र को सर्वप्रथम बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने काइरोनोमस लार्वा की ग्रंथि कोशिकाओं में खोजा था। क्योंकि यह अनेक क्रोमोनिमेटा का बना होता है, अतएव इसको क्या बोलते हैं, सामान्य गुणसूत्र के तुलना में अधिक मोटा होता है। ठीक है, ये इसको पॉलिटीन गुणसूत्र भी कहते हैं। ये क्या होता है, बहुवलक संरचना के रूप में दिखाई देता है, जो गुणसूत्र के 9 से 10 कुंडलन के परिणाम स्वरूप बनता है। इसमें कुंडलन कितना होता है, 9 से 10। इसमें अभिरंजित करके अध्ययन करने पर पता चलता है कि अनेक गहरे रंग के बैंड्स और हल्के रंग के इंटर बैंड्स होते हैं, जो कि क्रमशः क्रोमोमियर एवं अंतः क्रोमोमियर का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैंड जो होता है डीएनए एवं आरएनए में क्षार युक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि इंटर बैंड में अपेक्षाकृत कुछ कम डीएनए एवं अम्लीय प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर लार्वा का विकास देखेंगे, उसका अगर विशेष अवस्था में देखेंगे तो एक बैंड बड़ा होकर एक पफ जैसी संरचना बनाता है, जिसे बल्बियानी वलय कहते हैं। बल्बियानी जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर इसको बल्बियानी वलय कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का दिखाई देता है पॉलिटीन या लाड़ गुणसूत्र जिसको बोलते हैं। अगर इसका कार्य देखेंगे तो ये जीव की कार्यकी के संबंधित निर्धारण करता है। यह गुणसूत्र लार के निर्माण में नियंत्रित करता है और कार्य को करता है। इसका पफ जो होता है वो एमआरएनए का संश्लेषण होता है और इसमें कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से संबंधित होकर प्रोटीन संश्लेषण द्वारा विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका बी गुणसूत्र या अधिसंख्य गुणसूत्र, क्या बोलते हैं इसको, कुछ विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जिसमें से बी गुणसूत्र और अधिसंख्य गुणसूत्र कहा जाता है। कुछ पौधों और अगर जंतुओं में देखेंगे, उनके केंद्रक में देखेंगे तो सामान्य गुणसूत्र के साथ साथ कुछ अन्य गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। सामान्य गुणसूत्र तो होते ही हैं, उसके साथ अन्य गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। इन्हें बी गुणसूत्र या अधिसंख्य गुणसूत्र कहते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं एक जाति से दूसरी जाति में, अर्थात संपूर्ण जो समष्टि होते हैं, पॉपुलेशन जो होता है, समष्टि मतलब क्या होता है, लोगों का समूह, मतलब जीवों का समूह, समष्टि बोलते हैं इसको, है ना। उसमें क्या करता है, अलग अलग विविधता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का गुणसूत्र जो होता है उसको विल्सन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में कीट के कोशिका में पता लगाया था। ये जो गुणसूत्र होते हैं वो सामान्य नहीं होते हैं। ये छोटी छोटी रचना के रूप में केंद्रक में अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं, छोटी छोटी संरचना के रूप में होते हैं। इनमें क्या होता है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक रूप से आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन ये मक्का की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, है ना। हेटेरोक्रोमेटिन को प्रदर्शित करते हैं। इनका कार्य देखेंगे तो ये जाति के चुनाव तथा अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने अपने पॉपुलेशन, मतलब अपना जो समष्टि होता है, एक ही जीवों का जाति जो होता है, जातियों का समष्टि होता है, उसमें ये क्या करता है, एक जाति को बनाए रखता है। ये राई के राइबोसोमल का निर्माण करता है। मक्का में गुणसूत्र जो होता है पृथक्करण को रोकने तथा गेहूं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात युग्मक निर्माण में ये भाग लेता है। ये ट्राडेंस क्रिया में बी गुणसूत्र में इसका कार्य। फिर आपका है अंतिम आपका लिंग गुणसूत्र। इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, जो जीव होता है, नया जीव जो निर्माण होते रहता है, उसमें जीवों में क्या होता है, लिंग का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। इसको सर्वप्रथम पौधों में बग में पायरोकॉर्सस एप्टेरिस में हैंकिंग नामक वैज्ञानिक ने देखा था। उन्होंने पाया कि जब शुक्राणु जनन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है, तो क्रोमेटिन की जो रचनाएं होती है वो गहरी रंजित हो जाती है, मतलब गहरा कलर का हो जाता है, और अन्य जो रचनाएं होती है वो क्या हो जाती है, गुणसूत्र जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। हैंकिंग ऐसे गुणसूत्र को कार्य को ज्ञात नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने एक्स गुणसूत्र कहा था। फिर बाद में 1902 में एक और वैज्ञानिक आए मैकक्लंग नाम से, उन्होंने दैहिक गुणसूत्र के अतिरिक्त विशिष्ट प्रकार के प्राप्त होने वाले गुणसूत्र को, एक्स गुणसूत्र को क्या नाम दिया, लिंग गुणसूत्र नाम दिया। एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति का पता लगाया, फिर निष्कर्ष संबंधित किया।
उसके बाद कई कीटों के गुणसूत्र का किया गया, इसमें यह निष्कर्ष निकला कि जो नर कीट होते हैं उसमें गुणसूत्र का एक जोड़ा असमान होता है। उसमें क्या होता है, एक जोड़ा असमान होता है, इसे विषम आकारिकी जाड़ा कहा जाता है। विल्सन ने अन्य कीटों के अध्ययन के समय कुछ भिन्नता देखा कि और मादा जो गुणसूत्र का जोड़ा था वो लगभग सेम होता है। अंत में यह निश्चित हो गया कि नर और मादा में पाए जाने वाले गुणसूत्र का जोड़ा जो होता है वो सामान्य नहीं होता है, मतलब दोनों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसमें से फिर पता लगाया गया कि एलोसोम और नर का जो जोड़ा है वो असमान होता है और मादा में जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो समान होता है। मोंटेगोमेरी ने लिंग गुणसूत्र को एलोसोम अथवा हेटेरोक्रोमोसोम तथा अन्य गुणसूत्र को ऑटोसोम नाम दिया, जिसको मोंटोगोमेरी नाम का वैज्ञानिक जो था 1904 में आया, लिंग गुणसूत्र को नाम दिया लिंग एलोसोम तथा बाकी जो अन्य जितने भी गुणसूत्र उपस्थित है कोई कोशिका में उसको नाम दिया ऑटोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं वो नर और मादा में समान होते हैं, जबकि जो एलोसोम होता है उसमें क्या होते हैं, असमान गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो मादा में क्या होता है समान गुणसूत्र होते हैं और नर में अलग अलग होते हैं। तो मादा के गुणसूत्र को एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं और नर के गुणसूत्र को एक्स और वाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर दोनों में एक जैसा गुणसूत्र होता है एक्स एक्स तो उसको समयुग्मकी बोलते हैं, और अगर अलग अलग होता है तो विषम युग्मकी कहा जाता है। ये है ड्रोसोफिला का गुणसूत्र। ठीक है, ये डायग्राम दिखा देंगे आप। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है लेसन 8 आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपको इस लेसन से जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कोशिका के कोशिकांग हैं, उनकी जो संरचनाएं हैं, परासंरचनाएं हैं, कार्य है, लक्षण है, वितरण, आमाप जो है वो सारा इस चीज में से समझ में आ गया होगा इस टॉपिक से। थैंक यू।